Good morning everyone. Today we will discuss about unit number 3, chapter number 5, बल और गति के नियम, है ना। क्या है आपके चैप्टर का नाम? बल और गति के नियम। बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक, बल और गति के नियम, लॉस ऑफ मोशन। देखिए, गति एक बहुत बड़ा शब्द है ना। गति के बगैर हम कुछ कर नहीं पाते। मान के चलो कि अगर गति ना हो तो क्या कर सकते थे? हम कुछ कर पाते क्या? हम कुछ भी नहीं कर पाते। बच्चा जब पैदा नहीं होता उसके पहले भी क्या करता है? वो गति करना शुरू कर देता है। ठीक है, यस और नो? विदाउट मोशन की अगर हम बात कर ले तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। हम एक स्थान पर बैठे रह जाएं और हमारा काम चल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, है ना। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हम गति कर रहे हैं, पंखा घूम रहा है। आप अपने स्थान पर हमेशा बैठे नहीं रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं? गति करते हैं। यदि मान के चलिए गति ना हो तो क्या हमारा जीवन संभव हो पाएगा क्या? बोलिए बोलिए, संभव है? अगर हम गति ना करें तो हमारा जीवन संभव है क्या? संभव ही नहीं है। हमारा जीवन बिल्कुल संभव नहीं है ना। लेकिन हम गति करते हैं तो गति के नियमों का हमको ज्ञान नहीं होने के बाद में भी क्या कर लेते हैं? हम गति कर लेते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो याद नहीं रखता कि मुझे कैसे गति करना है, किन नियमों का पालन करना है और गति करना है ना। बिना गति के नियमों को याद किए भी हम क्या करते हैं? बचपन से गति करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमको कुछ पता लगाना होता है कि आखिर जो गति हम कर रहे हैं वो किन नियमों के आधार पर हम कर रहे हैं, है ना। तो गति के नियमों को क्या करना पड़ता है? फिर हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो विदाउट मोशन, है ना, गति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो आखिर हम जब गति कर रहे हैं तो गति के नियमों के बारे में हमको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ दो शब्द और आते हैं, विरामावस्था और गत्यावस्था। विरामावस्था शब्द का मतलब क्या होता है? तो जब हम आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी गति में अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कोई वस्तु है और वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रही है आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष, तो वो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है, एक मिनट, चलिए, तो विरामावस्था समझ में आया? यदि कोई वस्तु है और वो अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु क्या होगी? विरामावस्था में कहलाएगी, राइट। और यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में, तो गत्यावस्था का मतलब यह है कि भाई अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष क्या कर रही हो? गति कर रही है ना। अपनी स्थिति में क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है। तो वस्तु को क्या बोलेंगे हम? गत्यावस्था में कहेंगे, गति की अवस्था में कहेंगे। क्लियर है? ये दोनों वर्ड आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा भाई, अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है या कोई गति करती है वस्तु रुक रही है, इसका मतलब वो किसके कारण से रुकती होगी? अपने आप रुक जाती होगी क्या? बोलिए, अपने आप रुकती क्या? या कोई वस्तु अपने आप हट जाती क्या अपनी जगह से? बोलिए, नहीं होता। तो फिर भैया, तो फिर बताओ मुझे कि आखिर वो अपनी जगह से हटेगी कब? बोलिए, जब हम बल लगाएंगे। बिल्कुल, है ना। मतलब बल लगाएंगे तभी क्या होगा? वो हट पाएगी या अपनी गत्यावस्था से विरामावस्था में आएगी। ठीक, तो फिर हमको क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? बोलिए, हमको पढ़ना चाहिए बल। क्या पढ़ना चाहिए? बल। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर्स। ठीक, आज बल का मतलब हम
इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इसके बगैर हम अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं या हम अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये बल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस बल के बारे में क्या करेंगे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो बल लगाने पर, अब बल क्या है? तो बल है एक प्रकार, क्या चीज है बल बताइए? जब नाम आप सुनते हैं बल तो आपके दिमाग में क्या आता है? बोलिए। चैप्टर की शुरुआत है, पकड़ यहीं से आपकी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, और बल और गति के नियम आप कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो बताइए बल जब बोलते हैं आप, जब बल शब्द का उपयोग करते हैं तो आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं? बोलिए। क्या समझते हैं बल से आप? नहीं, बल का मतलब धक्का हो सकता है कि नहीं? धक्का या खिंचाव। जब बल लगता है तो या तो धक्का लगता है या क्या करते हैं, खिंचाव होता है, दो चीजें होती है। ठीक है, तो धक्का या खिंचाव है बल एक प्रकार का। या बाह्य कारक, हम इसको बाह्य कारक के नाम से जानते हैं, बाह्य कारक। अब ये जो बाह्य कारक है, धक्का या खिंचाव, ये क्या क्या काम कर सकता है इस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देते हैं। ठीक है, पहला काम है आपकी विरामावस्था में परिवर्तन कर देता है बल। ठीक है, या कोई वस्तु है उसकी विरामावस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। पहला पॉइंट, विरामावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन होगा, ये जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? नहीं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास में एक स्टूल रखा हुआ है या चेयर रखी हुई है, ठीक है, उस पर आपने बल लगाया तो क्या होगा, उस चेयर या स्टूल की विरामावस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वो जो चेयर है वो अपने स्थान से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। हटेगी या नहीं बताइए? इतना बल सब में हट जाएगी कि नहीं? मतलब आपने उस वस्तु की विरामावस्था में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब लेकिन आपको बोला जाए कि भैया आप इस दीवार पर बल लगाइए और दीवार को हटा दीजिए, क्या ये कर पाएंगे? क्या आप प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं और आपने बल भी लगाया है, लेकिन वो दीवार हटी नहीं है, अपने स्थान से हटी नहीं है। समझ में आई बात? मतलब आप बल लगाकर या तो परिवर्तन कर सकते हैं, किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके बल लगाने पर वो हटे ही, उसकी विरामावस्था में परिवर्तन हो जाए। चेयर हल्की थी, आपने बल लगा दिया, हटा दिया, आपने उसकी विरामावस्था में परिवर्तन कर दिया। लेकिन अब दीवार को आपने हटाने के लिए बोल रहे हैं आप, और बोले दीवार पर मैंने बल लगाया, दीवार को हटा दूंगा, तो ऐसा आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन आपने अभी भी तो क्या लगाया है, बल लगाया है ना, प्रयास किया है, बल लगाकर प्रयास किया है। ये बात अलग है कि आपके बल के द्वारा वो कार्य संपन्न नहीं हुआ, वो वस्तु अपनी जगह से नहीं हटी। क्लियर दैट? पहली बात समझ में आ गई? तो आप किसी वस्तु की विराम, बल के द्वारा आप किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। दूसरी बात है आप बल के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप वस्तु की गत्यावस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, गत्यावस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन करने का क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि उधर से एक साइकिल बहुत तेजी से आ रही है, आपका फ्रेंड आ रहा है बिल्कुल साइकिल से तेजी से, ठीक, और साइकिल चलाते हुए आ रहा है, गति करते हुए आ रहा है, मतलब वो कैसी अवस्था है उसकी, कौन सी अवस्था है, गत्यावस्था है। और आपने क्या कर लिया, जैसे ही वो तुम्हारे पास में आया, आपने क्या कर लिया, उसके हैंडल को क्या कर लिया, पकड़ लिया, और हैंडल को पकड़ने के बाद में क्या हो गया, बहुत तेजी से, मजबूती से, पूरी ताकत के साथ क्या कर लिया, आपने उसको पकड़ लिया, तो क्या होगा, उसकी साइकिल क्या हो जाएगी, बताइए? रुक जाएगी, रुक जाएगी, रुक जाएगी। यानी आपने उसकी गत्यावस्था में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। या एक तरीका यह भी हो सकता है कि साइकिल से वो जा रहा था, आपने पीछे से जोर से धक्का दे दिया, तो उसकी साइकिल की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब आप गत्यावस्था में परिवर्तन कर पा रहे हैं। लेकिन अब आप ये बोले
कि एक ट्रक जा रहा है और आपने पीछे से धक्का मार दिया ट्रक पर, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा क्या है? या ऐसा हो जाएगा कि भाई उधर से ट्रक आ रहा है, मैंने तो साइकिल को हाथ पकड़ के रोक दिया था, तो अब मैं ट्रक को भी क्या करूंगा, हाथ पकड़ूंगा, है ना, हाथ से उस पर बल लगाऊंगा, उस ट्रक को बोलूंगा रुक जा, है ना, बिल्कुल हाथ लगा के रुक जाएगा वो, ऐसा हो जाएगा क्या, है ना? फिर तुम रुक जाओगे, ट्रक तो नहीं रुकेगा, फिर तुम रुक जाओगे। समझ में आ रही बात है? क्लियर? तो पहली स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, वस्तु की गत्यावस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, और दूसरी स्थिति में आप ट्रक की गत्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे। हाँ, आपने बल लगाया है, आपने बल लगाया है और प्रयास किया है, लेकिन आप उसकी गत्यावस्था में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। कर सकते हो क्या आप ट्रक के सामने खड़े होकर बल लगा के रोक लोगे उसको? नहीं रोक सकते। या आप पीछे से धक्का मारोगे ट्रक की, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ सकती। समझ में आई बात? मतलब आप उसकी गत्यावस्था में परिवर्तन करते हो, या परिवर्तन करने का क्या करते हो, प्रयास करते हो। किसकी सहायता से? बल की सहायता से। ठीक, दो बात हुई। तीसरी बात है गति की दिशा में परिवर्तन। गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हो, या परिवर्तन करने का प्रयास करते हो। आप लोग क्रिकेट का खेल खेलते हैं क्रिकेट खेलते क्यों खेलते हो? अरे नहीं खेलते तो देखते तो हो, यस और नो? अच्छा, और जब आप देखते हो या खेलते हो, तो बॉलर जब बॉल डालता है, बैट्समैन सामने रहता है, क्या करता है बताइए? बॉल आती बिल्कुल सीधी, आप बैट को क्या करते थे, सामने से ऐसा रोकते हो, और रोकने के बाद में आपके जो बॉल है उसकी दिशा क्या कर देते हो, आप परिवर्तित कर देते हो। बॉल सीधी आई, आपने कट लगाया, बॉल इधर निकल गई। आप बॉल आई सीधी आई, आपने ऐसा कट लगाया, बॉल इधर निकल गई। आपने क्या किया? दिशा में परिवर्तन कर दिया। आप करने में सक्षम हैं, आपने बल लगाकर उस बॉल की दिशा में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। लेकिन मैं आप बोल रहा हूं कि आपने बैट पकड़ लिया है, पहाड़ी के नीचे आप खड़े हैं, बैट पकड़ लिया है, और पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा जो है वो लुढ़कते हुए आपको आ रहा है, और आप बोल रहे हैं आजा बेटा मैं तेरी दिशा बदलता हूं, तो कर पाएंगे क्या हैं? कि उधर से बड़ा पत्थर आ रहा है, आपने बैट लेके बैठे हैं, थोड़ा टच करोगे तो आप उसको कट लगा दोगे, ऐसा हो जाएगा क्या हैं? तो क्या आप उसकी दिशा बदल सकते हैं? नहीं। आप बल लगा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकते। क्लियर दैट? यस और नो? क्लियर हो गई बात? तो आप बल लगाकर किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करते हैं, या परिवर्तन करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्लियर दैट? 3 बात होगी। चौथी बात, आकार या आकृति में परिवर्तन करते हैं, या परिवर्तन करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक, अब मुझे बताइए, आकार या आकृति दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है?
किसके बारे में? आकार या आकृति के बारे में। ठीक, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है कौन? बल। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मान चलो आपके पास में रबर है ना, वो जो आपके पास में बाजार में मिलता है गुब्बारा, उसमें रबर आता है। आप क्या करते हो, उसको पकड़ते हो और क्या करते हो, खींच कर लंबा कर देते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आपके पास में इरेजर होता है, रबर मिटाने वाला इरेजर। इरेजर क्या कर सकते हो आप, ऐसा उसको मोड़ देते हो, मोड़ देते हो कि नहीं, बल लगाकर मोड़ देते हो। ठीक, उसको खींचकर लंबा कर सकते हो, उसको दबाकर छोटा कर सकते हो। आप उसके आकार या आकृति में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि भाई एक लोहे की रॉड है अच्छी मोटी, और भैया इसको पकड़ो और इसको मोड़ कर क्या कर देना, इसको थोड़ा वृत्त के आकार का बना दो, तो क्या आप कर लेंगे? क्या कर लेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्या इस स्थिति में बल नहीं लगाया? बल लगाया है ना, आपने अभी भी बल लगाया, लेकिन बल का प्रभाव नहीं पड़ा, एक अलग बात है। आप उसको मोड़ नहीं पाए, आप उसको घुमा नहीं पाए, गोल नहीं कर पाए, अलग बात है, लेकिन आपने बल लगाया था। तो ये चारों चीजें जो हैं आप बल की सहायता से, बल के द्वारा कर सकते हैं या करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब परिभाषा पर आता हूं मैं, बल किसे कहते हैं, है ना। वह धक्का या खिंचाव या वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गत्यावस्था, गति की दिशा, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यस और नो? क्या बोलेंगे? वह धक्का या खिंचाव बोलो, या फिर वह बाह्य कारक, एक्सटर्नल एजेंट which is produce or try to produce to change the rest, motion, direction and size and shape. ओके, क्या होगा? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गत्यावस्था, गति की दिशा या आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्लियर दैट? यस और नो? बल, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक जो होता है ऐसा ही पद्धति में जो होता है वो न्यूटन होता है ना, और इसको एम से लिखते हैं। और सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। क्या होता है? डाइन, DYNE, डाइन। ठीक, तो ये हो गया आपके पास में बल के मात्रक, न्यूटन और डाइन। बल का विभव सूत्र किसको नहीं मालूम? कौन है ऐसा, है ना, बेचारा अभागा जिसको विभव सूत्र नहीं मालूम है? बोलो, क्या होता है? MLT - 2, है ना, ये बल का विभव सूत्र होता है। राशि कैसी होती है किसको नहीं मालूम? सदिश राशि होती है, सबको मालूम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बल। अब जो दूसरा शब्द आ रहा है यहां पर, वो आ रहा है जड़त्व। जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व किसे कहते हैं? क्या समझते बताइए जड़त्व से? जब जड़त्व शब्द बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या बातें आती है? शब्द बोलने पर आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। बोलिए, जड़त्व नाम सुने थे या नहीं सुने थे? पहले ये बता दो। सुने थे? क्या होता है मतलब? क्या होता है? तो फिर इसका मतलब लगभग
ठीक है, देखो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आपके घर में दीवार पर एक घड़ी जो है वो टंगी हुई है, ठीक है। आज आपने देखा घड़ी टंगी हुई है, आप सो गए और घड़ी का मन किया कि मेरे को इस दीवार पर नहीं टंगना है, ये दीवार मुझे पसंद नहीं है और मुझे दूसरी दीवार पर टंगना है, तो क्या वो अपने आप टंग जाएगी क्या? है? क्या वो अपनी स्थिति में अपने आप परिवर्तन करने में समर्थ है क्या? नहीं। ठीक, मतलब वो अपनी विरामावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में कैसी है? असमर्थ है। ठीक, राइट। दूसरा, फिर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति ही करती रहती है, मतलब कोई वस्तु, अब देखो इसमें थोड़ा सा ये है कि आपने इसका उदाहरण नहीं देखा है। बहुत चिकना फर्श है, बहुत ज़्यादा चिकना फर्श, उसमें आपने क्या कर दिया, एक बिल्कुल चिकनी गोली जो होती है, कंचा जो होता है, उसको क्या कर दिया, लुढ़का दिया। वो भी चिकना है और फर्श भी चिकना है, तो एक बार कंचा क्या करता है, अगर गति करता है तो वो गति ही करते रहता है। ये बात अलग है कि हम आप जब भी फर्श में ऐसा किए हैं तो वो कंचा क्या हो जाता है, कुछ दूरी तक जाता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, रुक जाता है। वो इसलिए रुकता है क्योंकि दुनिया में कोई भी वस्तु पूर्णतः चिकनी नहीं है। बिल्कुल कोई भी वस्तु पूर्णतः चिकनी नहीं है। बहुत चिकना भी दिख रहा है तुमको, इसका मतलब वो चिकना नहीं है ना। शाश्वत सत्य नहीं है कि बहुत ये इससे चिकना नहीं हो सकता, ये गलत बात है। दुनिया में कोई वस्तु पूर्णतः चिकनी नहीं है, ठीक है। अगर पूर्णतः चिकनी होती, वो गेंद भी पूर्णतः चिकना होता, या जो गोली है वो पूर्णतः चिकनी होती, और जो कंचा पूर्णतः चिकना होता और आपका जो फर्श पूर्णतः चिकना होता, तो एक बार अगर आप उसको गति करा देते तो गति का नियम कहता है कि वो हमेशा ही गति करते रहता, अनंत काल तक गति करते रहता, ठीक है। मतलब वो अपनी गति में स्वतः ही परिवर्तन करने में कैसा है, असमर्थ है, ठीक है। तीसरी बात, ये तो हो गई गति में परिवर्तन करने में असमर्थ है। अपने आप को गति में परिवर्तन नहीं कर सकता। उसका ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी देर जाके उसका मन किया कि नहीं अब थक गया हूँ मैं चलते चलते, तो मैं तो अपने थोड़ा सा रुक जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी गति में स्वतः ही परिवर्तन नहीं कर सकता। तीसरी बात, आपको मैंने क्रिकेट वाला उदाहरण दिया था, और क्रिकेट वाले उदाहरण में मैंने आपको बोला कि भाई अगर बॉल आ रही है, बिल्कुल सीधी बॉल आ रही है, आपके पास में आ रही है, अगर आप सामने बैट न लगाएं तो क्या होगा, और पीछे विकेट कीपर खड़ा नहीं है तो क्या होगा, वो बॉल कैसी हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। क्या बॉल ये कर सकती है कि बीच आधी पिच को क्रॉस करे और उसके बाद में बॉल का मन बदल जाए कि मुझे नहीं जाना, बैट्समैन के पास में बहुत मारता है तो मैं तो थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन बदल लेती हूँ और थोड़ा बाजू में निकल जाती हूँ, ऐसा कर सकती है क्या गेंद? ऐसा कर सकती है क्या बॉल? हाँ, तो क्या वो अपनी गति की दिशा में स्वतः ही परिवर्तन कर सकती है? नहीं। आप कब करती हो, जब आप उस पर क्या करते हो, बाह्य बल लगाते हो बैट की सहायता से, अन्यथा वो अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं करती। अगर आपने बैट से टच नहीं किया तो वो सीधे निकल जाएगी, विकेट कीपर ने नहीं पकड़ा सीधे निकल जाएगी, फिर वो बाउंड्री को पार कर जाएगी। क्लियर दैट? ऐसा तो ये जो वस्तु का ये जो गुण है कि यदि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी, या जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ऐसा बोल सकते हैं, या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि वस्तु अपनी विरामावस्था, गत्यावस्था, गति की दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्लियर दैट? वस्तु का वह गुण, ये गुण है वस्तु का, ये वस्तु का गुण है कि वो अपनी स्थिति में, अपनी गति की अवस्था में, अपनी गति की दिशा में अपने आप परिवर्तन नहीं कर सकती, स्वतः ही परिवर्तन नहीं कर सकती, है ना। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था, गत्यावस्था या गति की दिशा, गति की दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में कैसी होती है, स्वतः ही परिवर्तन करने में कैसी होती है,
असमर्थ होती है। इस गुण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा मैंने बताया, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गत्यावस्था में है, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी, और जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में क्या करती रहेगी? गति करती रहेगी। तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? हम जड़त्व कहते हैं। दोनों परिभाषाएं क्लियर होगी सबको? बोलिए। यदि कोई वस्तु, अब देखो परिभाषा, दोनों परिभाषा देखिए, मतलब भी समझ में आना चाहिए आपको। बात समझ में आ गई ना? क्या है ये? वस्तु का गुण है। और कैसा गुण है? ऐसा गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था, गत्यावस्था तथा गति की, माइक बंद कर दीजिए, किसकी आवाज आई? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था, गत्यावस्था तथा गति की दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी, तथा जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। क्लियर दैट? यस और नो? ओके। अब यहाँ तीन स्थिति है। तीन स्थिति, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। विरामावस्था वाली, गत्यावस्था वाली और गति की दिशा, है ना? तीन स्थिति है। तो तीन स्थिति होने की वजह से, तीन स्थिति होने के कारण जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो जड़त्व कितने प्रकार हो जाएंगे बताइए आप? कितने प्रकार हो जाएंगे? पहला हो जाएगा जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार में पहला प्रकार है आपका विराम का जड़त्व, जिसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है गति का जड़त्व, जिसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। एंड थर्ड इज दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, जिसे इनर्शिया डायरेक्शन कहते हैं। इनर्शिया डायरेक्शन। क्लियर? ओके।
क्या है पहला? विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। कोई दिक्कत है दोनों परिभाषा में? बोलिए। नहीं होनी चाहिए, है ना? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अथवा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। अब इसका जो सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वो आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, है ना? कई एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल दे देगा और उसमें बोलेगा कि भाई इसमें कौन सा जड़त्व है, विराम का है, गति का है, दिशा का है, कौन सा जड़त्व है, आपको बताना होता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल, मोटर कार के एकाएक चलने पर, मोटर कार के एकाएक चलने पर व्यक्ति का जो शरीर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? कभी आप बस में बैठे, आप बस में बैठे हुए हैं, है ना? बस स्टैंड में है, आप बैठे हुए हैं, बस पहले विरामावस्था में है, आप भी विरामावस्था में हैं, और जैसे ही बस आप इस तरह से बैठे हुए हैं, जैसे ही क्या होती है, बस अचानक से क्या होती है, स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है, आपका ध्यान नहीं है ना? आपने हेडफोन लगा लिया है, ईयरफोन लगा लिया है, मस्त गाने सुन रहे हैं, है ना? इस तरह से बैठे हुए हैं। अब आप जैसी बस आगे बढ़ती है, तेजी से एक झटके से क्या होती है, आगे बढ़ती है, तो आपके साथ क्या होता है? आपके साथ कौन सी घटना घटित हो जाती है? आपका जो शरीर है वो ऐसा पीछे की ओर धक्का खाता है, सीट से टकराता है पीछे की ओर। हुआ कभी ऐसा आपके साथ? क्या आप बस में बैठे कभी? हाँ, ये घटना हुई कि नहीं आपके साथ? बताइए कभी, कि अचानक से बस चालू हो जाए, है ना, अचानक से बस स्टार्ट हो जाए और आप ऐसा पीछे की ओर धक्का आपको लगे, या आप पीछे की जो सीट है उससे क्या हो जाए, टकरा जाए। ये आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ कभी? बताइए। अरे बोलो, हुआ नहीं हुआ? रेज योर हैंड। हुआ? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ऐसा जादू क्यों हो रहा है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, और पीछे आप किसी ने धक्का दे दिया, पीछे टकरा गया, आप सिर में लग गया आपको जोर से? बोलिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये होता है एक्चुअल में किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। अब समझिए इसका कारण क्या है। पूछता है ये कि मोटर कार के एकाएक चलने पर कार में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? ये पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? उसका कारण ये है कि जब आप बस में बैठे हैं, जब आप बस में बैठे हुए हैं और बस भी अभी क्या है, स्थिर है, विरामावस्था में है, तो आप भी, अंकुश हाथ हटा दीजिए अपना, नहीं हटाओगे? मुझे ही हटाना पड़ेगा क्या? तो ठीक, बस विरामावस्था में है, आप भी विरामावस्था में हैं, ठीक है, और आप चेयर में बैठे हुए हैं। अब होता क्या है कि आपका जो निचला हिस्सा है, कमर के नीचे का जो भाग है, वो क्या है, वो बस की सीट से जुड़ा हुआ है, और बस की सीट किससे जुड़ी हुई है? उस बस से जुड़ी हुई है, ठीक। तो जो नीचे का हिस्सा है वो आपका विरामावस्था में, प्रारंभ में तो पूरा का पूरा हिस्सा विरामावस्था में, जब बस ने चलना प्रारंभ नहीं की उस स्थिति में बस विरामावस्था में है, सीट विरामावस्था में है, आपका ऊपरी हिस्सा विरामावस्था में है, निचला हिस्सा विरामावस्था में। लेकिन जैसे ही बस क्या होती, चलती है, तब क्या होता है? तब ये होता है कि चूंकि आपकी सीट और आपकी कमर का नीचे का जो हिस्सा है वो क्या होता है, चूंकि बस से जुड़ा हुआ है, जैसी बस गति करती है तो सीट सहित आपके नीचे का जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन ऊपर का हिस्सा चूंकि उस सीट से यानी कि उस बस से पर्टिकुलरली बहुत अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जिस कारण से ऊपर का हिस्सा विरामावस्था में रहता है
और विरामावस्था में रहने का क्या करता है, प्रयास करता है। और सीधी सी बात है, जब नीचे का भाग आगे बढ़ जाएगा और ऊपर का भाग जो है विराम में है और विराम में ही रहने का क्या करता है, प्रयास करता है विराम की जड़त्व के कारण, तो वो क्या होता है, सामने का भाग आगे बढ़ जाता है, नीचे का भाग आगे बढ़ जाता है और पीछे का भाग, सीधी सी बात, जब सामने का भाग आगे बढ़ जाएगा तो पीछे का भाग तो पीछे हो गई। जैसे ये पेन है, इसका सामने का भाग मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये भाग पीछे होगा कि नहीं होगा, बताइए। ठीक, तो यही घटना क्या हो जाती है, विराम में था, कमर के ऊपर का जो भाग था आपका विराम में था और विराम में ही रहने का क्या करता है, प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में जब नीचे का भाग आगे बढ़ जाता है तो पीछे का भाग क्या हो जाता है, मतलब ऊपर का भाग क्या हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। क्लियर हो गई बात? यस और नो? बोलिए। ठीक, बता सकते हैं कारण? आप कारण क्या बताएंगे? आप कारण ये बताएंगे कि जब बस विरामावस्था में थी तो हमारा शरीर भी क्या था, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा सब विरामावस्था में था, और नीचे का हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, बस से, मतलब सीट से, और सीट इससे जुड़ी हुई है, बस से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन जैसी बस चलती है तो बस अगर गति करती है तो सीट भी गति करती है, सीट भी गति करती है तो आपका निचला हिस्सा भी क्या करता है, गति करता है, क्योंकि बस के द्वारा बल किस पर लगा, उस चेयर पर लगा, और चेयर पर आप बैठे थे इसलिए चेयर ने गति की, तो आपके निचले हिस्से ने भी क्या कर लिया, गति कर लिया। तो आपका निचला हिस्सा तो गत्यावस्था में आ गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा, क्योंकि बल आपके ऊपरी हिस्से पर नहीं लगा है ना, बल तो आपके केवल निचले हिस्से पर लगा हुआ है, कमर के नीचे वाले भाग में लगा हुआ है, इसलिए कमर के नीचे वाला भाग क्या हो गया, आगे बढ़ गया, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो विराम में था और विराम में ही रहने का क्या करता है, प्रयास करता है विराम की जड़त्व के कारण, जिस कारण से नीचे का हिस्सा आगे बढ़ जाता है और ऊपर का हिस्सा विराम में रहने के कारण क्या होता है, पीछे की ओर क्या हो जाता है, इस तरह से झुक जाता है या गिर जाता है। क्लियर दैट? ओके, यस और नो? तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, बहुत सटीक उदाहरण है ये भी। आपके पास में एक, आप क्या कर लीजिए, गिलास ले लीजिए, आपने गिलास ले लिया, ठीक, और गिलास लेने के बाद आप क्या करिए, इसमें पानी भर दीजिए, पानी भर दिया आपने, ठीक, और पानी भरने के बाद क्या कर दीजिए, यहाँ पर एक कार्ड रख दीजिए, ताश जो होता है, ताश कोई भी रख दिया आपने इस तरह से, ताश होता है ताश की पत्ती, उसको आप गिलास पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए, और रखने के बाद में क्या कर दीजिए, यहाँ पर एक सिक्का रख दीजिए, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास में हो वो रख दीजिए। अब क्या करिए आप क्या करिए, अब यहाँ पर आप हाथ रखिए, इसको तेजी से करिए, ऐसा मारिए, या पकड़ के यहाँ तेजी से खींच दीजिए, दोनों काम कर सकते हैं, यहाँ तेजी से मार दीजिए या इसको पकड़ के क्या कर दीजिए, ऐसा खींच दीजिए। क्या होगा बताइए, क्या होगा? सिक्का गिलास में गिर जाएगा, बिल्कुल, सिक्का जो होगा वो गिलास में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है? यस, ओके। तो क्यों गिरा, अब क्यों गिरा उसका कारण समझते हैं। यहां पर भी जो है वो विराम अवस्था, सिक्का विराम में, आपने बल किस पर लगाया, आपने बल सिक्के पर लगाया क्या कार्ड पर लगाया, बताइए। आप चाहे इसको ऐसा मारिए या उसको पकड़ के खींच दीजिए, आपने बल किस पे लगाया, कार्ड पे लगाया या सिक्के पे लगाया, बताइए। कार्ड पे लगाया, तो गति किसने किया, आपने बल जिस पर लगाया उसने गति किया ना, आपने कार्ड पर बल लगाया, कार्ड ने क्या किया, गति किया, कार्ड आगे निकल गया। लेकिन आपने सिक्के पर बल लगाया क्या, जब आपने सिक्के पर बल नहीं लगाया तो सिक्का कैसा होगा, विराम में, पहले कैसा था विराम में, और बाद में भी कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, विराम में ही रहेगा। और चूंकि वो सिक्का जो है वो हवा में लटका नहीं रह सकता, इसलिए कहाँ गिरेगा, गिलास में गिर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो चूंकि सिक्का विराम में है और उस पर कोई आपने बाह्य बल नहीं लगाया है, तो वो विराम में है, और विराम में ही हमारा नियम ही बोलता है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सिक्का पहले भी विराम में था, बाद में भी विराम में रहेगा, क्यों, क्योंकि उस पर आप बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, और जब बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो वो
क्या होगा, विराम में ही रहेगा, और चूंकि हवा में लटका नहीं रह सकता इसलिए कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये आपके पास में उदाहरण जो है वो आपका विराम के जड़त्व का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। क्लियर दैट? तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर क्या करते हैं, हम रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। देखेंगे विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व हम लोगों ने दो उदाहरण देख लिए थे। पहला उदाहरण था आपका मोटर कार के एकाएक चलने पर व्यक्ति जो है वो पीछे की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है। पहला देखा था। दूसरा हमने एक गिलास वाला उदाहरण लिया था कि गिलास में हमने क्या किया था कि उसके ऊपर हमने कार्ड रखा था और कार्ड पर हमने सिक्का रखा था और हमने क्या किया था, उस पर टच किया था, मतलब उस कार्ड को क्या किया था, खींचा था या तेजी से क्या कर दिया था, उस पर हमने इस तरह से मारा था तो सिक्का क्या हो गया था, नीचे गिर गया था। अब जो तीसरा उदाहरण मैं जो लेने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए देखते हैं। आपके पास में मान के चलिए कि चादर है ना, ठीक है, जो डस्ट से भरा हुआ है। कैसा है? डस्ट से भरा हुआ है। और डस्ट से भरे हुए चादर को क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे, किसी छड़ी के साथ इसके करेंगे, मारेंगे। छड़ी ले लिया आपने और छड़ी की सहायता से क्या करते हैं, आप उसको इस तरह से मारते हैं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा? छड़ी की सहायता से आपने एक चादर ले लिया, जैसे मान के चलो एक डस्ट वाला चादर है, ठीक है, और आपने डस्ट वाले चादर को क्या कर दिया, इस तरह से ऐसा मारा। इस तरह से मारेंगे तो क्या होगा, डस्ट नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? बोलिए, गिरेगी? अब जब डस्ट नीचे गिरेगी तो उस स्थिति में क्या है, आखिर क्या हुआ इसमें कि डस्ट नीचे क्यों गिर रही है? क्या आपने डस्ट पर बल लगाया है ना, वो जो धूल के कण उन पर बल लगाया है कि चादर पर बल लगाया है छड़ी की सहायता से? बोलिए, चादर पर बल लगाया, बिल्कुल। तो भाई जिस पर बल लगाएंगे वही क्या करेगा, गति करेगा। जिस पर बल लगाएंगे वही क्या करेगा, गति करेगा। आपने चादर पर बल लगाया और चादर पर बल लगाने की वजह से क्या हुआ, वो चादर सामने गिर गया। आपने धूल के कणों पर बल नहीं लगाया, आपने चादर पर बल लगाया, तो चादर गति करता है, चादर आगे हट जाता है और धूल के कण जो होते हैं वो उसी जगह पर क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। और सीधी सी बात है कि जो धूल के कण हैं वो फिर हवा में लटके नहीं रह सकते, इसलिए कहाँ गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि किसी धूल भरी चादर को क्या करते हैं, किसी लकड़ी से क्या करते हैं, जब हम पीटते हैं तो उस स्थिति में धूल के कण नीचे की ओर गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप चादर पर बल लगाते हो लकड़ी की सहायता से, जिस कारण से चादर क्या हो जाता है, आगे की ओर गति करता है। आप डस्ट पर बल नहीं लगाते हैं और डस्ट पर बल नहीं लगाने से वो विराम में ही रहते हैं और विराम में रहने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, जिस कारण से क्या हो जाता है, डस्ट क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये है डस्ट का विराम में रहना और विराम में रहने का प्रयास करना। ठीक, इस तरह से। और एक उदाहरण लिखिए आप। बचपन में कभी आपने फल तोड़े आम के पेड़ पर चढ़कर, है ना, आम के या अमरूद के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़े? कितने लोगों ने ऐसा किया है कि आम के पेड़ पर आप आ गए, चढ़ गए और चढ़ने के बाद में उसको क्या किया, आपने हिलाया जोर से, तो आम जो होते हैं या अमरूद जो होते हैं वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ, बताइए? ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ? अच्छा, किसी ने आम खाया कि नहीं, पहले बताओ। आम के पेड़ पर कोई चढ़ा कि नहीं अभी तक? है? तो आम के पेड़ पर चढ़ के आम के पेड़ को हिलाया कभी? कभी नहीं हिलाया। अजीब गांव के लोग हो तुम लोग, आम के पेड़ पर चढ़े नहीं, आम के पेड़ को हिलाए नहीं। है? अच्छा, चढ़ने हाथ से तोड़ लेते हैं? अच्छा, क्यों लड़के लोग
हाथ से तोड़ लेते हो क्या? हाँ, हिलाते नहीं? हाँ हिलाते, है ना। गर्ल्स को मालूम नहीं ना, क्योंकि पेड़ पे चढ़ी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या होता है कि जब आम के पेड़ को हिलाते हैं ना, तो फल को नहीं हिलाते हैं हम, क्या करते हैं, डाली को हिलाते हैं, है ना, उसकी ब्रांच को हिलाते हैं। समझ में आई बात? ठीक, यानी जब आप क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़कर उसकी डाली को क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो आपने बल किस पर लगाया? आपने किस पर बल लगाया? डाली पर क्या फल पर? डाली पर क्या फल पर? डाली पर बल लगाया, बिल्कुल डाली पर बल लगाया, आपने फल पर बल नहीं लगाया। तो क्या होता है, जिस पर बल लगाते हैं वही क्या करती है, गति करती है। डाली पर बल लगाया तो डाली क्या करेगी, गति करेगी। और जब डाली गति करेगी तो डाली आगे बढ़ जाएगी, और फल जो है जिस जगह पर था उसी जगह पर क्या होगा, पहले भी विराम में था और बाद में भी क्या रहेगा, वो विराम में ही रहेगा। तो डाली और फल का संपर्क क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, जैसे आम के पेड़ पर आप चढ़े हैं, आम की डाली को क्या कर रहे हैं, आप हिला रहे हैं, तो इस तरह से स्थिति बनेगी, है ना। जैसे मान के चलिए कि ये आपके पास में मैंने जो ये हाथ है, ये डाली है, ठीक है, इस डाली को आप क्या करेंगे, हिलाएंगे, और ये फल ऐसा पकड़ लटका हुआ है, ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, आप इस पर क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे, तो जोर से क्या करेंगे, इस पर आप मारेंगे। हिलाना मतलब इस पर बल लगा रहे हो। जब आप इस पर बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो डाली है वो आगे की ओर हट जाएगी, और आपने इस फल पर बल नहीं लगाया है, ये देखिए। ठीक, इस तरह से होता है, समझ गए? मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से रखा, इस पर बल लगाया, ये डाली आगे बढ़ जाएगी, और ये चूंकि आपने इस फल पर बल नहीं लगाया है तो फल क्या होगा, वो अपनी ही जगह पर रहेगा। डाली ऐसी आगे बढ़ जाएगी और ये फल इस तरह से हो जाएगा। चूंकि फल हवा में लटका रह नहीं सकता, वो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। देख सकते हैं आप, इस तरह से देखिए, ये क्लियर दैट, यस और नो? तो फल डाली को जब आप हिलाते हैं तो आप बल डाली पर लगाते हैं, फल पर नहीं लगाते हैं। डाली पर बल लगाने से डाली गतिशील हो जाती है, लेकिन फल पहले भी विरामावस्था में था और अभी भी कैसा है, विरामावस्था में है। अतः क्या हो जाता है, फल विराम की जड़त्व के कारण क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हवा में लटका रह नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में बहुत सारे उदाहरण जिनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका एक और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। बंदूक की गोली वाला, है ना, बंदूक की गोली लगने पर, जैसे बंदूक की गोली है, वो कोई कांच की खिड़की है, उस पर जब बंदूक चलती है तो एक छोटा सा क्या हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है। ये छेद हो गया इस तरह से, ठीक। लेकिन जब आप पत्थर मारते हैं तो वो जो कांच की खिड़की है वो क्या जाती है, चिटक जाती है। कांच क्या जाता है, चिटक जाता है, या उसमें क्रैक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? बंदूक की गोली से खिड़की के कांच में स्पष्ट छेद बन जाता है ना, कांच चटकता नहीं, लेकिन पत्थर मारने पर कांच क्या हो जाता है, चटक जाता है। ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों होता है कि आप बंदूक की गोली चलाते हैं तो स्पष्ट छेद बन जाता है, बिल्कुल इतना छेद बन जाएगा, और गोली क्या हो जाएगी, उस तरफ निकल जाएगी। लेकिन आप पत्थर जब मारते हैं तो पत्थर मारने पर क्या होता है, वो कांच चिटक जाता है, या चटक जाता है, जैसा भी आप बोले, या क्रैक आ जाता है उसमें, जैसा भी। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण समझते हैं। क्या होता है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक से चलाई गई गोली का जो वेग होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी तेजी से क्या होता है, फोर्स लगता है, और एक जब वो कांच से टकराता है तो जितना उस गोली का ये जो क्षेत्रफल होगा सामने का, है ना, उतने ही भाग पर क्या लगता है, बल लगता है। आजू बाजू वाले कांच पर बल नहीं लगता है। ठीक है, जिस कारण से क्या हो जाता है, एक मिनट, है ना, जिस कारण से क्या होता है, तो होता क्या है इसमें कि जब कांच पर बंदूक के साथ इसके करते हैं, आप गोली चलाते हैं तो गोली का वेग क्या रहता है, अधिक रहता है। इसलिए केवल वो जो गोली का जितना क्षेत्रफल रहता है सामने का, उतने ही भाग पर बल लगता है, और उसके आजू बाजू वाले भाग पर बल नहीं लगता। तो आजू बाजू वाला भाग जो रहता है, उसके आसपास का जो भाग रहता है
वो विरामावस्था में ही रहता है। कैसे रहता है? वो विरामावस्था में ही रहता है और विरामावस्था में रहने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो बल चूंकि इतने ही भाग पर लगा है, उसके आसपास वाले भाग पर नहीं लगा है, इसलिए बंदूक के द्वारा क्या करते हैं, जब आप गोली चलाते हैं तो केवल स्पष्ट छेद बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब पत्थर मारते हैं तो पत्थर का वेग उतना ज़्यादा होता नहीं है ना। अब बताइए, पत्थर आप मारेंगे तो क्या उतना वेग होगा क्या पत्थर का? हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। और जब उतना वेग नहीं होगा तो क्या होगा? जिस जगह पर पत्थर लगता है उस जगह पर ज़्यादा बल लगता है, लेकिन आजू बाजू वाली जगह पर क्या होता है? कम बल लगता है। एक पर्टिकुलर जगह पर बल नहीं लगता है, जिस कारण से क्या हो जाता है? वो कांच क्या हो जाता है? चिटक जाता है। यानी उसके जिस जगह पर पत्थर लग रहा है उस जगह पर तो बल लगता ही लगता है, उसके आजू बाजू जगह पर क्या होता है? बल लगता है असमान रूप से, ठीक, जिस कारण से कांच क्या हो जाता है? चिटक जाता है। क्लियर दैट? यस और नो? बात समझ में आ गई है ना? ये हो गया आपका यस। तो ये हो गया आपका क्या? विराम के जड़त्व के कारण ये होता है, विराम के जड़त्व के कारण होता है। बंदूक से मारते हैं तो उसके आसपास का जो क्षेत्रफल है, कांच की खिड़की का जो आसपास का जो क्षेत्रफल है वो विराम में ही रहता है, विराम में ही रहने का प्रयास करता है, इसलिए उसको चिटकता नहीं है। सिर्फ जितने भाग पर गोली पड़ती है, गोली लगती है, उतने भाग पर छेद बन जाता है। बाकी पत्थर मारने पर जिस भाग पर पत्थर लगता है वो भाग तो गतिशील होता ही है ना। लेकिन आसपास पर भी क्या होता है? थोड़ा सा उस बल का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से उसके पूरा भाग गतिशील हो जाता है, पूरा भाग गतिशील हो जाता है, लेकिन स्पीड कम है, उसका वेग कम है पत्थर का, तो उस कारण से वो छेद नहीं कर पाता, केवल क्या करता है? कांच को चिटका देता है या चटका देता है, जैसा भी आप बोले, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका कौन सा? विराम का जड़त्व। तो विराम के जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण हो गए आपके। मोटर कार वाला हो गया, गिलास वाला हो गया, फल वाला हो गया, चादर वाला हो गया और ये बंदूक वाला हो गया, बंदूक की गोली वाला हो गया। अब दूसरा जो जड़त्व है वो कौन सा जड़त्व है बताइए आपका? दूसरा क्या है आपका? गति का जड़त्व। कौन सा है? गति का जड़त्व, है ना। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन में ऐसा होता है कि क्या बोल सकते हैं इसको हम, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या यदि कोई वस्तु गतिशील है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह गतिशील ही रहेगी। इसे क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। तो दो प्रकार से परिभाषा आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो इसे गति का जड़त्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तीसरी परिभाषा होगी, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह उसी दिशा में गति करती रहेगी। इसे गति का क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण जो आपका आता है वही मोटर कार वाला आता है। आप बस में बैठे हुए हैं, है ना, बस में व्यक्ति बैठा है, बस एक समान चाल से चल रही है, बस गति कर रही है और अचानक से सामने कोई वस्तु आ जाए, ठीक है, गड्ढा आ जाए या कोई जानवर आ जाए, मान के चलिए पशु आ जाए, तो क्या होगा? ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा बताइए? ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना, है ना, ब्रेक लगाना पड़ेगा। और जानवर क्या करेगा? जब ड्राइवर जो ब्रेक लगाएगा तो उस ब्रेक लगाने पर व्यक्ति जो होता है वो आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा, ठीक है। या कभी कभी तो इतना ज़्यादा तेजी से ब्रेक लगाना पड़ता है कि सामने की सीट से क्या हो जाता है? व्यक्ति टकरा जाता है, ठीक है। आपका माथा क्या हो जाता है? सामने वाली सीट से क्या हो जाता है? टकरा जाता है। ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? कि
बस के एकाएक रुक जाने पर या बस पर एकाएक ब्रेक लगाने पर बस में बैठा यात्री जो होता है वो सामने की ओर झुक जाता है, क्यों? या कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि आप बिल्कुल खड़े हैं, हेडफोन लगाकर, बढ़िया ईयरफोन लगाकर क्या कर रहे हैं, आप अपने गाने सुन रहे हैं, है ना, आपको ध्यान ही नहीं है, और अचानक से सामने भैंस आ गई, मान के चलिए, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और आप धड़ाम से नीचे। हुआ है क्या ऐसा आपके साथ कभी? हाँ, बोलिए। अरे हुआ क्या? अब कारण समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, बस की सीट पर बैठते हैं, है ना, तो आपका जो निचला हिस्सा है, कमर के नीचे का जो भाग है, वो कहाँ पर है? उस बस के संपर्क में, उस सीट के संपर्क में है, लेकिन ऊपर का भाग सीट के संपर्क में नहीं, यानी कि बस के संपर्क में नहीं है। शुरुआत में आप क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो गति जब करते रहते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका शरीर क्या हो जाता है, गत्यावस्था में आ जाता है और गति में रहने का क्या करता है, प्रयास करता है। लेकिन जैसे कोई गड्ढा आया या जैसे कोई सामने अवरोध आया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो बल लगाकर किसको रोका गया? बस को। बस से कौन जुड़ी हुई है? सीट जुड़ी हुई है ना। बस से कौन जुड़ी हुई है? सीट जुड़ी हुई है। और बस से यदि आपकी सीट जुड़ी हुई है और सीट से कौन जुड़ा हुआ है? आपका निचला हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो ब्रेक किस पर लगेगा? रुकेगा कौन? आपके शरीर का निचला हिस्सा क्यों रुकेगा? क्योंकि ब्रेक जब लगाया गया तो उस स्थिति में आपके ऊपर ब्रेक नहीं लगाया गया, बस के ऊपर ब्रेक लगाया गया, ठीक है ना, बस पर ब्रेक लगाया गया। तो बल आपके केवल कौन से, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? चलो। तो आपका जो ऊपर वाला भाग था वो क्या था? शुरुआत में गत्यावस्था में था, और गत्यावस्था में ही क्या होता है, बना रहने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो बस पर तो ब्रेक लग जाता है, लेकिन आप पर ब्रेक नहीं लगता, क्योंकि आपका निचला हिस्सा तो बस पर ब्रेक लगने के कारण क्या हो गया, विरामावस्था में आ गया। लेकिन ऊपरी हिस्से पर चूंकि बल नहीं लगा है, इसलिए क्या हो जाता है, आपका शरीर क्या हो जाता है, सामने की ओर झुक जाता है। क्लियर दैट? बात समझ में आ रही है? तो गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है ऐसा? गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर हम 3-4 लाइन में इसको बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? हाँ, कैसे बताएंगे कि जब बस पर अचानक ब्रेक लगता है ना, जब बस पर अचानक ब्रेक लगता है, बस अचानक से रुकती है, तो बस पर ब्रेक लगने से हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो क्या हो जाता है, विरामावस्था में आ जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जो होता है वो पहले गति में था और गति में रहने का क्या करता है, प्रयास करता है। अतः गति के जड़त्व के कारण क्या जाता है, हमारा जो ऊपरी भाग है, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा क्या हो जाता है, वो ऐसा सामने की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, क्लियर दैट? अच्छा, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका लंबी कूद। देखिए आपने लंबी कूद, है ना, लंबी कूद में क्या करते हैं, जहां जिस लाइन से हमको कूदना होता है वहीं पर खड़े रह के कूद जाते हैं कि लंबी कूद में? बताइए क्या करना पड़ता है लंबी कूद के लिए? क्या करना पड़ता लंबी कूद के लिए? दूर से दौड़ते हुए आना पड़ता है। वैसे ही बॉलर जब बॉल डालता है ना, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो उसको बॉल डालना है तो क्या करता है, वो दूर से भागते हुए आता है। स्पिनर तो क्या होता है, वहीं कूदता है और क्या करता है, इस तरह से बॉल डाल देता है ना, इधर उधर करेगा, ऐसा करेगा और क्या कर देगा, वो इस तरह से क्या कर देगा, बॉल डाल देगा। लेकिन जो फास्ट बॉलर होता है वो क्या करता है, वो तेजी से आता है दौड़ते हुए, ठीक है, और दौड़कर आने पर क्या करता है, वो फिर वो अपनी ताकत से क्या करता है, अपने बल से क्या करता है, उसको क्या करता है, सामने फिर क्या करता है, फेंकता है। ठीक है, वैसे लंबी कूद से आने वाला क्या करता है, दूर से आता है
अब ऐसा क्यों होता है? लंबी कूद अगर आप क्या करते हैं वहीं से कूद जाएंगे तो आप ज़्यादा दूरी पर नहीं कूद सकते। दूर से दौड़ पर आने पर क्या होता है, आपका शरीर क्या हो जाता है, गत्यावस्था में आ जाता है। और जब आपका शरीर गत्यावस्था में आ जाता है तो क्या होगा, जब आप गति करती हुई वस्तु पर, जैसे मान चलिए एक साइकिल गति कर रही है और उस पर क्या करेंगे आप, पीछे से और धक्का लगा देंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ेगी कि कम होगी बताइए? साइकिल पहले से गति कर रही है, हाँ साइकिल पहले से गति कर रही है और आपने पीछे से और उसको क्या कर दिया, धक्का लगा दिया, तो साइकिल की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से है कि दूर से दौड़कर जब व्यक्ति आता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, पहले से गत्यावस्था में आ जाता है। और जब पहले से गत्यावस्था में आ जाता है और फिर अपनी ताकत लगाकर, अपना बल लगाकर क्या करता है, फिर उस शरीर को क्या करता है, सामने की ओर क्या करता है, लंबी कूद करने वाला फेंकता है ना, जिस कारण से वो क्या करता है, लंबी दूरी तक क्या हो जाता है, कूद जाता है। समझ में आई बात? वैसे बॉलर भी क्या करता है, जब दूर से दौड़ते हुए आता है तो उसका शरीर गत्यावस्था में आ जाता है और उसका शरीर गत्यावस्था में रहता है तो उसके हाथ में जो बॉल रखी रहती है वो भी कैसी हो जाती है, गत्यावस्था में आ जाती है। और जब गत्यावस्था में आ जाती है, हाँ बोलो अंकुश क्या हुआ? हाँ हेलो अंकुश, बॉलर का भी वैसा ही होता है कि बॉलर दूर से दौड़ते हुए आएगा तो वो क्या हो जाएगा, गत्यावस्था में आ जाएगा, ठीक है। और उसके हाथ में रखी हुई बॉल भी कैसी हो जाएगी, गत्यावस्था में रहेगी। और गत्यावस्था में ही रहेगी तो गत्यावस्था में रहने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। और फिर वो उस क्रीज के पास में पहुंचने के बाद अपने बल से क्या करेगा, फिर उस बॉल पर क्या करेगा, बॉल को क्या करेगा, फेंकेगा। तो जिससे पहले से वो गत्यावस्था में थी और फिर इन्होंने क्या कर दिया, और बल लगा दिया, तो बॉल क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर दैट? इसलिए दूर से आता है दौड़ते हुए। दोनों उदाहरण समझ में आ गए? ठीक, बॉलर वाला और एक कौन सा, लंबी कूद वाला। अच्छा, मान के चलिए कि एक व्यक्ति जो है वो घोड़े पर सवार है। वो घोड़े को क्या कर रहा है, बहुत तेजी से मारते जा रहा है, उसको जोर जोर से मारते मारते क्या कर रहा है, उसको भगा रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन अब पता चल रहा है कि घोड़े का हो गया दिमाग खराब, बोले यार बहुत मार रहा है, कैसा करें? तो क्या मान के चलो घोड़े ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। अब घोड़ा ने ब्रेक लगा दिया, घोड़ा रुक गया, तो बताइए उसके ऊपर जो सवार है उसके साथ क्या होगा, क्या होगा उसके साथ? हाँ, वो आगे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। समझ में आई बात? क्यों गिरा? क्योंकि घोड़ा रुका है, घोड़े ने अपने आप को रोकने के लिए अपने आप पर ब्रेक लगाया है ना, ठीक है। ऊपर वाले ने अपने आप पर ब्रेक लगाया नहीं है, और अपने आप पर जब लगेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो अपनी गत्यावस्था में होने के कारण क्या होगा, वो सामने की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्लियर दैट? क्यों हुआ? क्योंकि जो घुड़सवार था वो पहले से ही गति कर रहा था और गति में रहने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। गति के जड़त्व के कारण, गति का जड़त्व बोलता है यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में तो गत्यावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो घोड़े ने बल लगाकर खुद तो रुक गया, लेकिन जो ऊपर घुड़सवार था उस पर कोई बल नहीं लगाया है और वो पहले गत्यावस्था में था, और गत्यावस्था में रहने का क्या करता है, प्रयास करता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, घोड़ा तो रुक जाता है लेकिन घुड़सवार जो हो जाता है वो घोड़े के सामने गिर जाता है। क्लियर दैट? यस, ये उदाहरण हो गया। और उदाहरण देखिए, आप लोगों ने पिक्चरों में कई बार देखा होगा, हीरो जो होता है बहुत तेजी से क्या करता है, कार चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है, ठीक है। और मान के चलो कि मोटरसाइकिल के सामने एक पत्थर आ गया, बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है। और ऐसी स्थिति में गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन जो मोटरसाइकिल होता है वो क्या हो जाता है, मोटरसाइकिल सवार जो होता है क्या हो जाता है, वो सामने की ओर गिर जाता है। या फिर कार में देखे होगे आप लोगों ने, कई बार पिक्चरों में देखे होगे,
है ना, कि बहुत तेजी से कार चल रही है और अचानक से मान के चलो कि कार के सामने कुछ आ गया, है ना, तो कार जो चालक होता है या कार के अंदर जो बैठे होते हैं वो सामने का कांच तोड़ कर क्या हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, कांच फोड़ कर क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है? गति के जड़त्व के कारण। यानी कि मोटरसाइकिल तो रुक गई अवरोध आने के कारण, कार तो रुक गई, तो बल किस पर लगा, बल किस पर लगा, बल कार पर लगा, है ना, बल किस पर लगा, बल कार पर लगा, बल मोटरसाइकिल पर लगा, उसको चलाने वाले पर नहीं लगा, तो वो तो रुक गई। लेकिन कार चालक या मोटरसाइकिल चालक जो कि गत्यावस्था में था और गत्यावस्था में रहने का क्या करता है, प्रयास करता है, जिससे गति के जड़त्व के कारण क्या जाता है, वो सामने की ओर गिर जाता है, फेंका जाता है, जैसा भी आप बोले। ठीक है, क्लियर दैट? तो ये आपके पास में तमाम उदाहरण थे जिनसे आप कह सकते हैं कि गति के जड़त्व के कारण जो है ये ऐसा होता है। ठीक, तो ये हो गया गति का जड़त्व, है ना। अब तीसरा जो जड़त्व है आपका वो है आपका विराम का जड़त्व, सॉरी दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, है ना। अब ये दिशा का जड़त्व क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, दिशा का जड़त्व होता है कि यदि कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। यदि कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है वह अपनी दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, तो इस जड़त्व को, वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व कहते हैं। क्लियर दैट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखें। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है जब आप बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं और कार तेजी से चल रही है और अचानक एक मोड़ आ जाए, बहुत तेज मोड़ आ जाए, तीक्ष्ण मोड़ आ जाए और कार चालक को या बस चालक को क्या करना पड़े, कार को मोड़ना पड़े, तब आपके साथ क्या होता है? आप इमेजिन करिए आप बस की विंडो वाली सीट पर बैठे हुए हैं, है ना, खिड़की के बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं। आपके साथ क्या होगा? जैसी कार मुड़ेगी, जैसी बस मुड़ेगी तो क्या होगा, क्या होता है आपके साथ, बोलिए। बोलो। हाँ, हम दीवार की जो बस की जो दीवार है उससे क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। जैसी बस इधर मुड़ती है हम ऐसा हो जाते हैं, इस तरफ टकराते हैं। जैसी बस इधर मुड़ती है हम इस तरह से हो जाते हैं ऐसा। हुआ कि नहीं हुआ कभी? बस में बैठ के देखे ऐसा? ये घटना आपके साथ हुई कि नहीं कभी? हुई? क्यों हुई? क्यों होता है ऐसा? और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिंगल विंडो वाले सीट पर नहीं बैठे हुए हैं और आपका ध्यान नहीं है, आप सीट के विंडो वाले सीट को छोड़कर बैठे हुए हैं और बस अचानक से मुड़ गई तो आप बाजू वाले की गोद में, है ना। बाजू वाले का दिमाग खराब हो गया, बोले कैसा हो रहा भैया, सही बैठ, ठीक से बैठ। क्लियर? होता है ऐसा? यस और नो? बाजू वाला गुस्सा हो जाता, कैसा हो रहा है भैया, मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, मेरे ऊपर क्यों चढ़े जा रहा भैया, है ना। तो ये ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिशा का जड़त्व वहां पर क्या करता है, काम करता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। आप उससे बताइए उसको कि भैया ये दिशा का जड़त्व है, फिर और मारेगा वो, बोलेगा मेरे ये क्या बता रहा है ना। तो एक्चुअल में दिशा का जड़त्व होता है, क्या होता है इसका कारण समझो। अब बस जा रही बिल्कुल सीधी, बस जब सीधी जा रही है तो आप भी कैसे जा रहे हो, सीधे ही जा रहे हो, मतलब आपकी गति की दिशा कैसी है, सीधी है। अब गड्ढा आया या मोड़ आया तो आपको दिखा क्या, आपको नहीं दिखा। और आपको दिख भी जाएगा तो आप क्या कर लोगे, आप थोड़ी नहीं चला रहे हो बस को, ठीक है। तो क्या होता है, ड्राइवर क्या करता है, मोड़ पर उसको मोड़ तो देता है, तो भैया उसने बल लगाकर
उसने बल लगाकर किसको मोड़ा? बस को मोड़ा, बस को घुमाया। बल लगाकर आपको घुमाया क्या? बोलिए, आपको घुमाया क्या? मोड़ पर उसने आपको घुमाया कि बस को घुमाया? बताइए पहले। बस को घुमाया तो बस तो मुड़ गई, लेकिन आपकी गति की दिशा तो सीधी थी, बस ऐसी जा रही थी, मोड़ आया तो बस ऐसी मुड़ गई, लेकिन आपकी गति की दिशा तो यही थी ना। तो आप क्या करेंगे? उसी दिशा में गति करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। हाँ, ठीक। तो आप अपनी दिशा में स्वतः ही परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बस ने कर ली क्योंकि बस को ड्राइवर ने मोड़ा है, आप पर कोई बल नहीं लगाया, और आप जिस दिशा में गति, बस तो ऐसी जाके ऐसी मुड़ गई, लेकिन आप इस दिशा में ही गति कर रहे थे और इसी दिशा में गति करते हैं, तो उस स्थिति में बस ऐसी होती है और आपकी गति की दिशा ऐसी होती है, तो आप किससे टकरा जाते हैं? आप किससे टकरा जाते हैं? बस की दीवार से क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं। ये क्या है? दिशा का जड़त्व है कि आप अपनी दिशा में स्वतः ही, आप अपनी गति की दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में कैसे हैं? असमर्थ हैं। इज इट क्लियर? क्लियर दैट? बोलो, ये उदाहरण समझ में आया नहीं आया? कि बस पर बल लगाकर बस को मोड़ दिया गया, लेकिन चूंकि बल ड्राइवर ने बस पर लगाया तो बस तो मुड़ गई, लेकिन आप पर कोई बल नहीं लगाया है, आपकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए कोई बल नहीं लगा है, तो आप जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसी दिशा में गति करते रहेंगे। बस सीधी चल रही थी, अब आड़ी हो गई बस, और आप उसी दिशा में गति कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? बस की दीवार से क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे, या बाजू वाले से टकरा जाएंगे, जैसा भी है। क्लियर दैट? कई बार तो बस मोड़ पर बस का सामान जो होता है ना, वो नीचे गिर के, अगर मान चलो दरवाजा खुला रहे तो नीचे गिर जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक, ये हो गया दिशा का जड़त्व। अब एक और उदाहरण लेते हैं। आप लोगों ने कई बार बरसात में साइकिल चलाए होंगे, तो आप लोगों ने देखे होंगे कि साइकिल चलती रहती है, पीछे में भी एक साइकिल वाला आ रहा है, और अगर पीछे में वो जो पट्टी लगी हुई नहीं है, मान के चलो रबर की, तो जो पीछे का जो कीचड़ है ना, या सामने वाले में लगी तो आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। ऐसा देखे हो कभी? साइकिल के सामने वाले पहिए में और पीछे वाले पहिए में लगे रहती ना पट्टी रबर की, उसमें फिल्म है ना, फिल्मों के नाम लिखे रहते हैं, दबंग लिखे रहते, राउडी राठौर, यस, लिखा रहता है कि नहीं ऐसा पिक्चरों का नाम? देखे कि नहीं? बताओ, आपकी साइकिलों में है कि नहीं? बताइए पहले। पट्टी लगी हुई रबर की नीचे में लगी है। अगर वो ना लगे रहे तो क्या होगा? और एक गार्ड लगा हुआ है जिसको मड गार्ड कहते हैं, है ना, मड गार्ड लगा हुआ रहता है, अगर वो ना रहे तो क्या होगा? पूरे कपड़े खराब हो जाएंगे नीचे से ऊपर तक, है ना। तो उसका काम क्या है? उसका काम है उस मड को क्या करना? कीचड़ को रोकना। अब ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है इस तरह से, तो कीचड़ जो होता है, तो हर बिंदु पर वेग की जो दिशा होती है वो इस तरह से होती है, ऐसी, ये होती है वेग की दिशा, स्पर्श रेखा के अनुदिश। ये क्या है? ये सब क्या है? वृत्त की परिधि पर खींची गई क्या है? स्पर्श रेखाएं। क्या है ये? स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और स्पर्श रेखा की अनुदिश जो है वो कण, अगर मान के चले यहाँ पर कोई कण है चिपका हुआ है तो उसकी गति की दिशा ये होगी, यहाँ पर कण जो है उसकी गति की दिशा ये होगी। अब भाई कीचड़ है, कीचड़ तो ऐसा कोई फेविस्टिक से तो चिपका नहीं है, फेविक्विक से जो वहीं पर रहेगा, तो वो क्या करेगा? गति करेगा, तो इस तरह से गति करेगा, ठीक है ना। तो इस जगह का कीचड़ जो होगा वो इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर हमने अगर क्या कर दिया? पट्टी लगा दिया, तो क्या कर देगा? वो उसको कीचड़ को क्या करेगा? बाहर आने से क्या कर देगा? रोक देगा। अगर पट्टी न लगी रहे और एक साइकिल के पीछे अगर आप दूसरे साइकिल वाले जा रहे हो, तो सामने वाले साइकिल का पूरा कीचड़ कहाँ आ जाएगा? तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, बचपन में कभी
जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी जो दिशा होती है हर बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है और ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, यहाँ पर कीचड़ के लिए हम बात करें तो कीचड़ जो है, जो यहाँ पर लटका हुआ कीचड़ है, उसकी गति की दिशा यहाँ इस तरह से होगी। यहाँ लटके हुए कीचड़ की गति की दिशा जो होगी वो इस तरह से होगी। तो वो जो कीचड़ होता है वो स्पर्श रेखी दिशा में, क्योंकि उसकी गति की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में है और वो स्पर्श रेखा की दिशा में क्या करता है, गति करते रहता है, जिस कारण से क्या होता है, कीचड़ बाहर की ओर छिटकते रहता है और उससे कौन बचाता है, मडगार्ड बचाता है हमको। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में या अभी भी साइकिल लेके कभी नदी गए हो? नदी के किनारे पर साइकिल रख के कभी साइकिल धुले हो क्या आपने? हाँ बताइए, धुले हो? क्या होता है, बहुत मज़ा आता है। साइकिल आप खड़ी कर दीजिए, बिल्कुल किनारे पर कम पानी रहेगा, साइकिल खड़ी कर दीजिए और उसके बाद में आप सीट पर बैठ जाइए और पैडल को क्या करिए, घुमाइए। क्या होता है, कैसी घटना होती है, याद आ रहा है आपको? इस तरह से ऐसे बनता है पानी। हाँ देखियो, अरे ये किए हो कि नहीं किए हो बताओ? हाँ ठीक है, हमने किए हैं क्योंकि नदी है हमारे गांव में। बचपन में हम लोग कई बार साइकिल धुलने जाया करते थे, तो धुलने के बाद में ये वाला करतब जरूर दिखाते थे हम लोग कि देखो ये कितना बढ़िया एक लाइन पानी की दीवार बन जाती थी वहाँ पे। जितना तेजी से घुमाते थे उतना ही तेजी से क्या होता था, ये ऊपर चढ़ते जाता था पानी। कम घुमाओगे तो कम ऊंचा, ज़्यादा घुमाओगे तो ज़्यादा ऊंचा, ऐसा बनता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जगह का पानी, इस जगह पर लटका हुआ पानी इस दिशा में गति करेगा, इस जगह पर लटका पानी इस दिशा में, इस जगह पर लटका पानी इस दिशा में क्या करता है, गति करता है। ये दिशा के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दो उदाहरण हो गए दिशा के जड़त्व का। तीसरा उदाहरण ले, आप एक पत्थर लीजिए, एक रस्सी लीजिए, रस्सी के एक सिरे पर क्या कर दीजिए, पत्थर को बांध दीजिए और रस्सी के दूसरे सिरे को क्या करिए, आप पकड़िए और उसको इस तरह से क्या करिए, घुमाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप घुमा रहे हैं और घुमाते घुमाते ये आप यहाँ पर पकड़ कर रखें और ये पत्थर है, आप उसको वृत्ताकार मार्ग में घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर जब पत्थर रहेगा तो उसकी गति की दिशा ये होगी, यहाँ पत्थर रहेगा इसकी गति की दिशा ये होगी। जैसे ही मान के चलो ये पत्थर यहाँ पर घूमते घूमते अचानक से, मानते रस्सी कमजोर है, रस्सी यहाँ से टूट गई, मान के चलो इस स्थिति में, तो पत्थर जो होगा वो किस दिशा में गति करेगा? ऐसा गति करेगा कि ऐसा गति करेगा? वन साइड में करेगा कि टू साइड में करेगा, बताइए? हाँ, नंबर 2 वाली में क्या करेगा, गति करेगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर रस्सी टूटी है और पत्थर यहाँ पर है, इस जगह पर रस्सी टूटी और पत्थर यहाँ पर है, तो उस स्थिति में उसकी गति की दिशा ये है। क्या
हाँ, मैं बता रहा था कि भाई आपके पास में पत्थर यहाँ है और रस्सी यहाँ से टूटी है, तो चूंकि हमको मालूम है कि जब भी कोई वृत्ताकार मार्ग में वस्तु गति करती है तो वस्तु की गति की जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, ये हमने बता दिए। यह है स्पर्श रेखा। इसमें अगर यहाँ पर है वस्तु तो इसकी दिशा ये होगी, यहाँ है तो इसकी दिशा ये होगी, यहाँ है तो इसकी दिशा ये होगी। तो दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि अगर रस्सी यहाँ टूटेगी तो पत्थर ऐसा जाएगा क्या ऐसा जाएगा? तो बताइए 1 वाली स्थिति में जाएगा कि 2 वाली स्थिति में जाएगा? वन या 2 वाली में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी दिशा पहले से कैसी थी? इस दिशा में थी, और वो उसी दिशा में क्या करेगा? गति करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। क्योंकि पत्थर जिस दिशा में पहले उसकी दिशा थी गति की, वो अपनी दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में कैसा है? असमर्थ है। और जब परिवर्तन करने में असमर्थ है तो क्या करेगा? वो उसी दिशा में क्या करते रहेगा? गति करेगा। इसलिए पत्थर ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस और नो? तो ये हो गया आपके पास क्या, कल जो हमने शुरुआत किया था बल और जड़त्व, और जड़त्व का प्रथम प्रकार विराम का जड़त्व, दूसरा प्रकार कौन सा? गति का जड़त्व, और तीसरा प्रकार दिशा का जड़त्व, उदाहरण सहित। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब कोई अगर जड़त्व देता है तो आप एक एक 2 एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि समझा सकते? बताइए। बोलो। ठीक, ओके।